हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। इसका जो एडिटोरियल है वो है नेचुरली सिलेक्शन। ये एडिटोरियल किस बारे में है? ये एडिटोरियल आपको बताएगा कि भी कैसे लेखक बताना चाह रहा है, यहाँ पे सजेस्ट करना चाह रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रायोरिटी के आधार पर यहाँ वैक्सीनेशन होना चाहिए। किसे प्रायोरिटी माने, कुछ एग्जाम्पल्स भी लेखक ने दिए हैं यहाँ पे। तमिलनाडु का, कर्नाटका का, केरला का एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार से इन तीन राज्यों ने अलग अलग तरीके से ग्रुप को यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है, कैसे वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से अन्य राज्यों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सरकार, केंद्र सरकार को भी यहाँ पे इस प्रकार से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किस तरीके से ग्रुप मतलब आपको प्रायोरिटी के बेसिस पर वैक्सीनेशन करना है। ठीक है, तो नेचुरली सिलेक्शन, नेचुरली जो है स्वाभाविक रूप से, और सिलेक्शन का मतलब है चयन के आधार पर। ठीक है, सिलेक्शन, चयन। तो यहाँ पे एक तो स्वाभाविक तरीके से वैक्सीनेशन हो, कोमा लगा के बता रहा है कि एक चयन के आधार पर यहाँ पे वैक्सीनेशन हो कि आप चुन लीजिए कि इस ग्रुप को आप वैक्सीनेट पहले करना चाहते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है उसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो कम हो जाए। तो जो भी यहाँ पे आपको सीखना है वो बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं क्या क्या आप सीखते हैं इस प्रकार के सेशन में। देखो, बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर किस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए, क्या और पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप वास्तव में आंसर जानना चाहते हो तो एक ही आंसर है कि अगर द हिंदू आप रेगुलर पढ़ते हो तो किसी अन्य बुक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे आप बैंक की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, कोई डिफेंस की बात कर लो, इंग्लिश की जहाँ तक बात है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर आप द हिंदू साथ साथ में पढ़ रहे हैं मेरे, तो उसके बाद में आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की आवश्यकता नहीं है। बस आप पेपर सेट जरूर लगा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करें और बाकी यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ आप ट्रांसलेशन भी सीखोगे, ग्रामर भी सीखोगे, यहाँ पे आप वोकैब भी सीखोगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन किस प्रकार से हैंडल करना है एग्जाम में वो भी आप यहाँ पे सीखते हैं। तो सब कुछ एक सेशन में ही आ जाता है, बस आपको रेगुलरिटी चाहिए। और एक चीज़ और, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं हो रही है, कैसे हम लोग अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखें। तो देखो, थोड़ा सा मेहनत करनी है, एक नोटबुक डालिए और जो मैंने पढ़ाया है उसको आप समराइज करो अपनी लैंग्वेज में और फिर उस नोटबुक को चेक करवाओ आप, है ना। जैसे आज का ये एडिटोरियल हो जाए तो जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसको अपने शब्दों में समराइज करने की कोशिश करो और फिर उसको चेक करवाइए किसी व्यक्ति से जो आपको ये बता सके कि ये ग्रामर की मिस्टेक आपने की है, ये वर्ड आपने अप्रोप्रिएट यूज़ किया है कि नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप करोगे तो 2-3 महीनों के अंदर आपको लग जाएगा कि हाँ, इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो ये कुछ सटीक तरीके हैं सीखने के। और बाकी देखो, पूछते रहो, बताता रहूँगा मैं भी, और किसी से पूछोगे बुक्स के नाम बताता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। जो यहाँ पे अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं, जो ये बॉक्स में दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन सप्लाई इज फाइनाइट, एक बात और बता दूं कि मैं पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस बिजनेस न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, उसकी टर्मिनोलॉजी समझना चाहते हो तो भी आप एंड तक बने रहें, एंड में आपको मिलेगा। एक रिवीजन भी जोड़ा गया है इसमें। रिवीजन में पिछले जो सेशंस के वर्ड होते हैं वो हम सिनोनिम्स यहाँ पे फिर से डिस्कस करते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए और याद रह जाए। चलो स्टार्ट करें। वाइल सप्लाई इज फाइनाइट, सप्लाई की वर्ब है वो इज है। तो व्हेन सप्लाई इज फाइनाइट, जब सप्लाई जो है वो निश्चित है, फाइनाइट का मतलब निश्चित, मतलब यहाँ पे लिमिटेड है, सीमित है संसाधन। ठीक है, कि आप सप्लाई इससे अधिक तो कर नहीं सकते, एक निश्चित मतलब एक मात्रा है सप्लाई करने की, वही कर सकते हो। इट इज़ नो ब्रेनर, ये जो नो ब्रेनर है इसका मतलब होता है ऑब्वियस होना, कि कोई चीज़ इतनी ऑब्वियस है कि जिसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े, उसको बोलते हैं नो ब्रेनर। और ये यहाँ पे काम करेगा किसका, ये आपको आर्टिकल मतलब नाउन के रूप में काम करेगा क्योंकि ए लगा रखा है। वैसे ऑब्वियस है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन समथिंग विच इज़ वेरी ऑब्वियस, कोई ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो समथिंग के लिए ए लगा रखा है, इसलिए मतलब नाउन तो है ही है। नो ब्रेनर का मतलब हो गया, रिपीट कर रहा हूं, कि कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पष्ट है, जहां दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, उसे बोलते हैं नो ब्रेनर। तो बिल्कुल ऑब्वियस, समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस। तो जब सप्लाई फाइनाइट है तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। दैट की कंजंक्शन हो गया। अब बर्जियोनिंग डिमांड, बर्जियोनिंग क्या है, बूमिंग, राइजिंग, एप्रिशिएटिंग, इसका मतलब है बढ़ता हुआ। ठीक है, और ये जो बर्जियोनिंग है इसका पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करोगे तो एडजेक्टिव है, क्योंकि डिमांड यहाँ पे नाउन है और इसके पहले ये दे रखा है एडजेक्टिव है। तो एक बढ़ती हुई जो डिमांड है, विल नॉट बी मेट, मीट का देखो एक तो मिलना होता है, एक मीट का मतलब पूरा करना होता है, तो वो डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। बी मेट पैसिव वॉइस दे रखा है, बी का कोई भी फॉर्म हो उसके साथ थर्ड फॉर्म अगर होता है तो पैसिव होता है। तो यहां तक की अगर बात करें तो इसमें सप्लाई सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब इज है, इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, बर्जियोनिंग डिमांड, डिमांड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है विल नॉट बी है ना, बी के साथ थर्ड फॉर्म में पैसिव दे रखा है।
तो जब सप्लाई जो है वो फाइनाइट है, जब सप्लाई आप इतनी ही कर सकते हो, लिमिटेड संसाधन है आपके पास, तो इस बात में कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि भी बढ़ती हुई डिमांड जो है पूरी नहीं होगी। ठीक है भाई, सप्लाई आप कर सकते हो कि भाई आप जैसे वैक्सीन भेज रहे हो तो वैक्सीन के एक सपोज कर लो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 कार्टन आप भेज सकते हो वैक्सीन के सपोज। तो ये जो 100 कार्टन है वो तो इतना ही रहने वाला है। आपके पास 150 की डिमांड आ गई तो कैसा पूरे करोगे, ये बताना चाहता है। टेलरिंग सप्लाई, टेलर एक वर्ब के रूप में अगर आप लेते हैं, हालांकि यहाँ तो एडजेक्टिव है टेलरिंग, वैसे वर्ब के रूप में लेते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब होता है टू मेक फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, कस्टमाइज करना, किसी चीज को किसी पर्पज के अनुसार बनाना। ठीक है, टेलरिंग सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि भी जितनी 150 की डिमांड है तो 150 ही यहाँ पे प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो वो है टेलरिंग सप्लाई, कस्टमाइज करना, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाना। तो टेलरिंग सप्लाई में सप्लाई तो है नाउन, टेलरिंग है एडजेक्टिव। तो जो कस्टमाइज्ड सप्लाई है फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट, ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल, ऑप्टिमल जो यहां पे है वो वैसे एडजेक्टिव है। तो जो सर्वश्रेष्ठ अच्छे स्तर का जो प्रभाव है वुड देन बी, वो क्या होगा तब, वो होगा द प्रूडेंट वे अहेड। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, प्रूडेंट का मतलब वाइज, बुद्धिमतापूर्ण। ठीक है, जुडिशियस भी कह सकते हो, जुडिशियस, और इसे आप सेंसिबल भी कह सकते हो, समझदारीपूर्ण। ठीक है, तो टेलरिंग सप्लाई फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट वुड देन बी द प्रूडेंट वे अहेड। वे अहेड का मतलब आगे की रास्ता, सॉल्यूशन। ठीक है, आगे किस प्रकार का कोर्स ऑफ एक्शन आप यूज करोगे वो चीज, वे का मतलब रास्ता, अहेड का मतलब आगे। तो टेलरिंग सप्लाई फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट, तो एक सबसे अच्छे बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट के लिए जो कस्टमाइज्ड सप्लाई है, ठीक है, मैं एक पर्पज के अनुसार कोई चीज बनाना जो है सप्लाई है, वो यहां पे एक बुद्धिमतापूर्ण तरीका होगा आगे के लिए। अ स्ट्रेटेजी, ये एक ऐसी रणनीति होगी दैट द सेंटर वुड डू वेल टू एम्प्लॉय। ये जो वुड डू वेल लगाते हो इसका मतलब एक प्रकार का सजेशन होता है, ये बताना चाहता है कि अच्छा होगा कि ऐसा करे केंद्र सरकार। तो यहां पे ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जो केंद्र सरकार अच्छा होगा कि एम्प्लॉय का मतलब यहां पे यूज करना, कि ये स्ट्रेटेजी केंद्र सरकार यूज करे किस चीज के लिए, इन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अपना जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके लिए। तो दूसरा सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया। इसको हम देखें तो टेलरिंग सप्लाई में सप्लाई नाउन है, टेलरिंग एडजेक्टिव है, फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इफेक्ट है, ऑप्टिमल यहां पे एडजेक्टिव है। तो टेलरिंग सप्लाई मतलब कस्टमाइज्ड सप्लाई में एक विशेष पर्पज के लिए जो आपने सप्लाई यहां पे तैयार की है वो। तो ऑप्टिमल इफेक्ट के लिए कि सबसे अच्छा प्रभाव पड़े उसके लिए टेलरिंग सप्लाई जो है वो यहां पे एक बुद्धिमतापूर्ण तरीका होगा आगे के लिए। अ स्ट्रेटेजी, ए यहां पे डिटरमिनर, स्ट्रेटेजी नाउन है, एक ऐसी रणनीति दैट द सेंटर वुड डू वेल, वो रणनीति जो सेंटर है यहां पे अच्छा होगा कि एम्प्लॉय करे, मींस लगाए, इन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, किसमें, अपने कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। राइट, आगे देखो। दो द आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, आदर्श स्थिति को बोलते हैं आइडियल। डिस्टेंट एट दिस स्टेज इज टू अचीव वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो यद्यपि जो आदर्श स्थिति है, अब यहां से यहां बीच में से अगर हटा देंगे इसको तो समझ में आएगा, इज टू अचीव। अब यहां पे आदर्श स्थिति क्या होगी, आदर्श स्थिति मतलब परफेक्ट स्थिति क्या होगी, एक परफेक्शन किस में रहेगा। तो एक आदर्श स्थिति यहां पे ये होगी टू अचीव वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन को अचीव करें, टीकाकरण को प्राप्त करें, ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, टीकाकरण किसका, पूरी जनसंख्या का, एंटायर का मतलब टोटल, कि पूरी जनसंख्या का टीकाकरण हो जाए और एनफ या फिर पर्याप्त रूप से हो जाए टू क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी, ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी को क्रिएट कर सके, बना सके। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब, हर्ड का मतलब समूह होता है, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा, ताकि हम सामूहिक प्रतिरक्षा को निर्मित कर सकें। ठीक है, कि मतलब बहुत बड़े ग्रुप को इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाए ताकि और लोग भी सुरक्षित रहें, ये तो हो ही सकता है। बीच में कह रखा है डिस्टेंट एट दिस स्टेज, डिस्टेंट का मतलब फार, दूर है, एट दिस स्टेज इस स्थिति में, कि वर्तमान स्टेज की अगर बात करें तो ये चीज बहुत दूर नजर आती है। क्या चीज दूर नजर आती है, कि एक आइडियल है हमारा, आइडियल ये है कि भाई वैक्सीनेशन जो है टोटल जनसंख्या का हो जाए, या फिर कम से कम पर्याप्त रूप से हर्ड इम्यूनिटी तो क्रिएट कर ही पाए। तो ये तो हो गया एक क्लोज जो कि 2 से लेकर यहां तक का है, और 2 वाला जो सेंटेंस है या ऑल्दो वाला सेंटेंस है वहां पे याद रखना कि या तो यट लगता है या स्टिल लगता है या कोमा लगता है, यट स्टिल या कोमा लगेगा, तो यहां कोमा लगा रखा है। सप्लाई कंसिडरेशन, देखो कंसिडरेशन का मतलब विचार विमर्श भी होता है, थॉटफुलनेस भी होता है, लेकिन यहां पे कंसिडरेशन का मतलब है आप कह सकते हो एस्पेक्ट, एस्पेक्ट को बोल दो या फीचर को बोल दो या फिर आप कह दो कोई कंसर्न को बोल दो। ठीक है, ये है पहलू। सप्लाई कंसिडरेशंस विल नेसेसरीली मीन, अब कह रहा है यहां तक तो बात ठीक है, फिर भी
सप्लाई कंसिडरेशन, सप्लाई वाली जो बात है, सप्लाई वाला जो पहलू है, विल नेसेसरीली मीन, उसका आवश्यक रूप से मतलब क्या होगा, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन के लिए ग्रुप्स का प्रायोरिटाइजेशन किया जाए। प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है, प्रायोरिटाइज करने का प्रोसेस, मतलब प्राथमिकता के आधार पर ग्रुप्स का वैक्सीनेशन किया जाए। ठीक है, यहां तक रिपीट कर देता हूं। एक क्लोज यहां से यहां तक था, यद्यपि याद रखें कि दो या ऑल दो होने पर यट स्टिल या कॉमा लगता है, तो यहां कॉमा लगा हुआ है। यद्यपि जो आइडियल है, जो फिलहाल तो इस स्टेज पर तो दूर है, डिस्टेंट यहां पे फार का मीनिंग देगा, वो ये है कि भी पूरी जनसंख्या का वैक्सीनेशन हो जाए या पर्याप्त रूप से हो जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी हम विकसित कर सकें, क्रिएट कर सकें। फिर भी जो सप्लाई कंसिडरेशंस हैं, आपूर्ति संबंधी जो पहलू है, उसका यहाँ पे आवश्यक रूप से मतलब ये होगा कि वैक्सीनेशन के लिए ग्रुप का प्रायोरिटाइजेशन किया जाए, उनको प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीनेट किया जाए। ठीक है, तो देखने योग्य बात आइडियल सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहाँ पे इज है। सप्लाई कंसिडरेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब विल मीन है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ खास था नहीं। नेसेसरीली यहाँ पे एडवर्ब है, मीन यहाँ पे वर्ब है, प्रायोरिटाइजेशन यहाँ पे नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ग्रुप्स नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट वैक्सीनेशन नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट है नाउन, प्रोनाउन होता है, पता होना चाहिए। प्रोनाउन ये है नहीं, ये तो तब आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे, इसलिए इसको क्या कहा मैंने, नाउन। अगले स्लाइड पे आ जाओ। वाइल द वैक्सीन्स हैव बीन शोन टू बी इफेक्टिव, वाइल, अब ये वाइल से जब क्लोज स्टार्ट होता तो यहां भी दो चीजें मिलेंगी आपको, तो यहां से यहां तक का एक क्लोज है, फिर द से लेकर और यहां तक का दूसरा क्लोज है। तो वाइल द वैक्सीन्स हैव बीन शोन, ये हैव बीन शोन है, पैसिव वॉइस हो गया। तो यद्यपि वैक्सीन्स जो हैं उनको दिखाया गया है टू बी इफेक्टिव, किस रूप में है कि ये प्रभावी है वैक्सीन, इन प्रिवेंटिंग डेथ और सीवियर डिजीज। किस चीज में प्रभावी है, इन प्रिवेंटिंग डेथ, मृत्यु को रोकती है ना, और सीवियर डिजीज या फिर गंभीर बीमारी को रोकती है। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज क्या होता है, बाई एंड लार्ज का मतलब होता है लार्जली, मैनली, मोस्टली, सामान्यतया, बड़े स्तर पर। ठीक है, बाई एंड लार्ज एक फ्रेज है, इसका मतलब लार्जली, मैनली, मोस्टली, जनरली, ये भी कह सकते हो। तो यद्यपि वैक्सीन को इस रूप में दिखाया गया है कि वैक्सीन है वो डेथ को प्रिवेंट करने में और सीवियर डिजीज को प्रिवेंट करने में काफी मतलब यहां पे इफेक्टिव है। द वैक्सीन इफेक्ट, फिर भी अब ये वाइल से लेकर यहां तक का जो पार्ट हो गया वो वैसा ही फंक्शन करता है जो कि दो या ऑल दो बताता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को डिनोट करने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। फिर भी द वैक्सीन इफेक्ट, फिर भी जो वैक्सीन का प्रभाव है किस चीज पर, ऑन इंटरप्टिंग, इंटरप्ट का मतलब होता है व्यवधान पहुंचाना, बाधा डालना, रुकावट डालना, और रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन, या फिर किस लिए, ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने, ट्रांसमिशन का मतलब प्रसारण, स्प्रेड, और ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, ये भी एक महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे एस्पेक्ट ही है, पहलू है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है यूज या यूटिलाइजेशन, प्रयोग में लाना, यूज या यूटिलाइजेशन, प्रयोग। वैसे डिप्लॉय का मतलब सेना को तैनात करना भी होता है, स्टेशन करना भी होता है, लेकिन यूज करना भी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वैक्सीन का जो इफेक्ट है किस रूप में, कि वैक्सीन रोक सकती है, व्यवधान डाल सकती है और ट्रांसमिशन को कम कर सकती है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको आप यूज में ला सकते हो। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, ये जो वैक्सीन्स हैं इसकी वर्ब है वो हैव बीन शोन है, पैसिव वॉइस है। फिर यहां द वैक्सीन इफेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो इज है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट का यूज या यूटिलाइजेशन है, बाई एंड लार्ज का मतलब ये है। तो वाइल से एक क्लोज जो दे रखा है आपको, इसका पढ़ेंगे यद्यपि, ऑल्दो या दो का मीनिंग देगा। तो यद्यपि वैक्सीन जो है उसको दिखाया गया है कि प्रभावी है, किस रूप में प्रभावी है, तो इन प्रेपोजिशन लग गया, प्रेपोजिशन बाद में आईएनजी लगेगा, वर्ब, कि प्रभावी है किस चीज को, डेथ या सीवियर डिजीज को रोकने में, या तो मृत्यु को रोकती है या फिर गंभीर बीमारी को रोकती है। बाई एंड लार्ज, मैनली, मोस्टली, अधिकांशतः ऐसा होता है। फिर भी वैक्सीन का जो प्रभाव है किस चीज में, ऑन इंटरप्टिंग और रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन, की वैक्सीन का प्रभाव किस चीज में, इंटरप्टिंग और रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन, की वैक्सीन जो है वो इंटरप्ट कर सकती है, व्यवधान पहुंचा सकती है और ट्रांसमिशन को कम कर सकती है। अब ये इफेक्ट के साथ में ऑन लगता है, इसकी बात हम कर लेंगे। और यहां पे जब और जो एक ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है, वैकल्पिक एक कंजंक्शन होता है, इससे पहले जब आईएनजी है तो यहां भी आईएनजी दे रखा है, तो इसका जो प्रभाव है इंटरप्ट करने में या फिर कम करने में ट्रांसमिशन को, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है डिप्लॉयमेंट में, मतलब यूज किए जाने में वैक्सीन को। अब यहां वाइल का मतलब ये भी कर सकते हो कि एक तरफ तो ऐसा है तो दूसरी तरफ ये है, इस प्रकार का मीनिंग भी देता है वाइल। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो इफेक्ट जो शब्द होता है ना, ये वर्ब होती है, हालांकि ये नाउन होती है, इसका वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। वर्ब के रूप में जब प्रयोग होगा तो इसका मतलब कोज होगा, ब्रिंग अबाउट होगा, किसी चीज के घटने का कारण बनना होगा। जब ये नाउन है
तो इसका मतलब है प्रभाव। तो इफेक्ट हो या इम्पैक्ट हो, दोनों ही नाउन के रूप में अगर दे रखी हैं तो आपको प्रेपोजिशन जो लगाना होता है इसके अंदर ऑन लगाना होता है। प्रभाव है तो किस पर है, जैसे यहाँ पे इफेक्ट है तो किस पर है, तो ऑन लग रखा है। और ये ऑन का प्रभाव था कि यहाँ आईएनजी है और ये और दे रखा है, इसका मतलब अगर यहाँ आईएनजी है तो यहाँ भी आईएनजी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टडीज हैव शोन, स्टडीज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। स्टडीज ने दिखाया है क्या, एन इनवर्स कोरिलेशन, इनवर्स का मतलब नोट कर लेना ऑपोजिट, इनवर्स का मतलब ऑपोजिट या फिर एंटीथेसिस मतलब विपरीत। तो कह रहा है कि भाई स्टडीज हैव शोन, स्टडीज ने दिखाया है, जो भी अध्ययन हुए हैं उनमें पता लगा है कि एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शन, कि बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती एक संबंध है, किसमें, वैक्सीनेशन में और इन्फेक्शन में। अगर वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो संक्रमण घटेगा, ये यहाँ पे विपरीत यहाँ पे कोरिलेशन है, संबंध है। अ स्टडी इन तमिलनाडु, तो कह रहा है तमिलनाडु में जो एक अध्ययन हुआ उसने शो किया, शो यहाँ पे जो है, शोड जो है यहाँ पे इसकी वर्ब है। दैट की ये कंजंक्शन है, द परसेंटेज ऑफ पीपल, कि लोगों की प्रतिशत है किसका, ओवर 60 ईयर्स, जिन लोगों की आयु 60 वर्ष से अधिक है उनका जो परसेंटेज है इन्फेक्टेड 60 ईयर मतलब इन्फेक्टेड इन द सेकेंड वेव, जो कि दूसरी लहर में संक्रमित हुए हों, हैड कम डाउन, वो परसेंटेज जो है वो नीचे आ गया। कम डाउन नीचे आना कितना तक, बाई 7%, बाई का मतलब यहाँ पे तक का मीनिंग दे रहा है, 7% नीचे आ गया। इवन एज, ये एक फ्रेज है इवन की, इसका मतलब होता है वाइल, साथ साथ में। जबकि द नंबर्स इन अदर एज ग्रुप्स रोज, जबकि दूसरा जो एज ग्रुप्स हैं 60 वर्ष से कम का जो एज ग्रुप है उसमें जो संख्याएं हैं वो संख्याओं में बढ़ोतरी हुई, रोज राइज की सेकेंड फॉर्म है उसमें बढ़ोतरी हुई। यहां तक कि अगर बात करें तो ये एक सेंटेंस पूरा होता है। इन सेंटेंस में स्टडी सब्जेक्ट है, हैव शोन वर्ब है, अ स्टडी सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसकी वर्ब शोड है, द परसेंटेज सब्जेक्ट है उसकी वर्ब हैड कम डाउन है, द नंबर सब्जेक्ट है इसकी वर्ब रोज है। ठीक है, बाकी इवन एज एक फ्रेज होती है इवन की, इसका मतलब वाइल या वाइल्स्ट होता है, एज भी होता है, मतलब साथ साथ में ऐसा होना। इनवर्स है, इसका मतलब ऑपोजिट या एंटीथेसिस होता है। रिपीट कर देता हूं, स्टडीज ने यहाँ पे दिखाया है क्या, एक इनवर्स कोरिलेशन है, एक बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, किस किस के बीच में, तो बिटवीन यहाँ पे दे रखा है कि दो के बीच की बात कर रहा है, बिटवीन के साथ में एंड लगता है तो इसलिए यहाँ पे एंड है। किस किस के बीच में, वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन, मतलब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो इन्फेक्शन घटेगा, ऐसा संबंध है। एक तमिलनाडु में अध्ययन हुआ, उसने क्या दिखाया, उसने दिखाया कि परसेंटेज जो है लोगों का, कौन से लोग जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है जो दूसरी लहर में संक्रमित हुए हों, वो परसेंटेज कम हुआ है, कहाँ तक, 7% तक। जबकि साथ साथ में यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो संख्याएं हैं किसकी, अदर एज ग्रुप्स में, अन्य आयु वर्ग में, वो संख्याओं में बढ़ोतरी हुई। राइज की सेकंड फॉर्म रोज है। राइज के बारे में आपको ये याद रखना है कि राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइज के बाद में कभी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ एक वर्ब होती है रेज, तो ये राइज वर्सेस रेज है, ध्यान रखना। राइज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जबकि रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस एज सेगमेंट, ये जो एज सेगमेंट है वॉज अमंग, अभी कौन से एज सेगमेंट की बात कर रहा है, 60 वर्ष वालों की बात कर रहा है, 60 वर्ष से अधिक की बात कर रहा है। तो ये एज सेगमेंट है वो था, एज सेगमेंट की वह वॉज है। अमंग किसके बीच, द अर्ली प्रायोरिटी ग्रुप्स, जो शुरुआत में जिन ग्रुप्स को प्राथमिकता दी गई थी ना, उन ग्रुप्स में से एक था फॉर वैक्सीनेशन। प्राथमिकता किसके लिए मिली थी, टीकाकरण करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, विद द गवर्नमेंट ओपनिंग अप वैक्सीनेशंस फॉर ऑल एडल्ट्स, इस चीज के साथ कि गवर्नमेंट जो है उसने ओपन अप कर दिया है, खोल दिया है वैक्सीनेशंस मतलब टीकाकरण, किसके लिए, फॉर ऑल एडल्ट्स, सभी युवाओं के लिए। इट इज इंपेरेटिव, तो ये यहाँ पे अनिवार्य है। इंपेरेटिव का मतलब एसेंशियल है, प्रेसिंग है, कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, वाइटल है, अनिवार्य है, अत्यावश्यक है। तो ये यहाँ पे अत्यावश्यक है, दैट सम लाइन लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी बी रेडीड, कि कुछ यहाँ पे लाइन लिस्ट मतलब एक पूरी लिस्ट बनाई जाए, प्रायोरिटी बी रेडीड, लिस्ट किसकी, प्रायोरिटी की। बी रेडीड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सब्जेक्टिव मूड है। इंपेरेटिव दे रखा है, आवश्यक है। ठीक है, कोई चीज इंपेरेटिव है, कोई चीज का ऑर्डर आपने दिया है, ऐसी स्थिति में सब्जेक्टिव मूड लगता है। सब्जेक्टिव मूड का मतलब फिलहाल इतना ही याद रखें कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में बेस फॉर्म आती है क्रिया की, मतलब चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, वर्ब सिंगुलर मत लगाना, बेस फॉर्म लगाना। बेस फॉर्म क्रिया की जिसे मैं V0 बोलता हूं, V0 कह दीजिए या बेस फॉर्म कह दीजिए। इसको पहचानने का बहुत सीधा सिंपल तरीका है कि इसके साथ में आईएनजी लगेगा। ठीक है, जिनके साथ में आईएनजी लग सकता है वही बेस फॉर्म है। तो यहां जैसे बी है तो बी के साथ आईएनजी बीइंग हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इट इज इंपेरेटिव, ये जरूरी है, ये अनिवार्य है। रेकमेंड करना भी होता ना, अगर सिफारिश करना तो भी यहाँ पे ऐसा ही आता। ठीक है, तो इट इज इंपेरेटिव, तो ये जरूरी है, ये अनिवार्य है कि कुछ जो लाइन लिस्ट है
कोई लाइन लिस्ट, सम का मतलब यहाँ पे कोई से है, कुछ से नहीं। अगर कुछ से होता तो यहाँ पे लिस्ट होता, ठीक है। तो कोई जो है एक लिस्ट जो तैयार की जाए प्रायोरिटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी, उसका आधार क्या होना चाहिए, इस आधार पर, क्या, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है क्या, कमजोर होने की स्थिति। वल्नरेबल से वल्नरेबिलिटी बनता है कि भी ऐसे ग्रुप को पहले आप वैक्सीन दो जो कि वल्नरेबिलिटी में हैं, मतलब जो कि एक्सपोज्ड हैं, जो किसी बीमारी के चपेट में जल्दी से आ जाते हैं। एंड सोसाइटल रोल, सोसाइटल का मतलब समाज से संबंधित, रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटल एडजेक्टिव है और रोल है वो नाउन है। समाज में उसका रोल क्या है, मतलब कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि जनता के सीधे संपर्क में आते हैं, कुछ ऐसे कामकाजी ग्रुप हैं जो सीधा इंटरेक्शन उनका होता है, तो उनको पहले आप दो। सामाजिक रोल का मतलब यही है, सोसाइटल रोल का मतलब यह है कि समाज में किस तरह का रोल वो व्यक्ति निभाता है। अगर उसका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है लोगों से तो इसका मतलब उस आधार पर उसको वैक्सीनेशन पहले मिलनी चाहिए, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, तो कह रहा है इस चीज़ के साथ कि गवर्नमेंट जो है उसने टीकाकरण को सभी युवाओं के लिए शुरू कर दिया है, तो ये जरूरी हो जाता है कि कोई लाइन लिस्ट जो है प्रायोरिटी की उसको तैयार किया जाए, ठीक है। और किस बेसिस पर तैयार किया जाए, वल्नरेबिलिटी और सोसाइटल रोल के आधार पर, ठीक है। कि अगर कोई ग्रुप वल्नरेबल है, अगर वो एक्सपोज जल्दी से हो जाता है, बीमारी जब जल्दी आता है, तो उसका टीकाकरण पहले करवाएं, और समाज में उसका रोल क्या है उस आधार पर टीकाकरण पहले करवाया जाए। प्राइमरी अमंग देम आर, अब ये कह रहा है प्राइमरी मतलब जो ये ग्रुप बताए ना सोसाइटल रोल के आधार पर, वल्नरेबिलिटी के आधार पर, तो उनमें प्राथमिक जो हैं वो कौन है, वो लोग हैं। आर पीपल को देखकर है प्राइमरी अमंग देम, तो उनमें से प्राइमरी कौन है, वो लोग इन द सर्विसेज सेक्टर, किसमें, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां पे प्राइमरी जो है उनके बीच, अब ये डैम आ रहा है सोसाइटल रोल या वल्नरेबिलिटी के आधार पर जो ग्रुप बनाने की बात है उन ग्रुप्स के लिए आ रहा है, तो उनमें प्राइमरी क्या है, वो है लोग। कौन से लोग, सर्विसेज सेक्टर में, जो सेवा क्षेत्र में है। अब ये हाइफन लगा के बताया है इसमें कि कौन से लोगों की बात कर रहा है, दोज हुज जॉब्स, वो लोग जिनका जो काम है मैंडेट, मैंडेट का मतलब है टू मेक समथिंग नेसेसरी। मैंडेट का मतलब तो और भी होते हैं, डिक्री भी होता है, आदेश देना, कमांड करना, मैंडेट का जनादेश भी होता है, लेकिन यहां पे मैंडेट का मतलब जो है वो है किसी चीज को आवश्यक बना देना। तो उनका दोज, वो लोग जिनका काम क्या है, मैंडेट जरूरी बनाता है इंटरैक्शंस को। इंटरैक्शंस का मतलब वो सीधे संपर्क में आते हैं, किसके, विद मल्टीपल पीपल, अनेकों लोगों के। मल्टीपल का मतलब अनेकों प्रकार के। तो जिनका जॉब ऐसा है कुछ जो यहां पे इंटरैक्शंस को जरूरी बना देता है मल्टीपल पीपल के साथ। यहां तक की अगर बात कर लें फिर से, तो प्राइमरी अमंग देम, उनके बीच में प्राथमिक जो हैं, मतलब किनको यहां पे वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए, प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, तो वो लोगों को मिले जो सर्विसेज सेक्टर में हैं, जिनका काम जो है इंटरैक्शंस को जरूरी बनाता है मल्टीपल लोगों के साथ। तो पीपल सब्जेक्ट है, यहां पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, यहां पे प्राइमरी नहीं है सब्जेक्ट, यहां पे पीपल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है, जॉब सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब मैंडेट है। दिस वुड इंक्लूड, अब ये कह रहा है इस ग्रुप में कौन इंक्लूड करोगे, मतलब किसको इंक्लूड करोगे, जो सीधा इंटरेक्शन होता है, जिनका जॉब जो है इंटरेक्शन को जरूरी बना देता है, तो इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा। ये वुड जो है वो इमेजिनेशन के लिए आ रहा है, जब भी हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, काल्पनिक स्थिति हो, उसके लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप इंक्लूड करोगे दोज, वो लोग इन बैंक्स, जो बैंक्स में काम करते हैं, डिलीवरी एजेंट्स हैं, जैसे सिलेंडर की डिलीवरी कर रहे हैं, है ना, कोई होम डिलीवरी कोई सामान की कर रहे हैं, वो एजेंट्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ, ठीक है, समझ गए होंगे, परिवहन संबंधी स्टाफ। स्टोर वर्कर्स, जो किसी शॉप वगैरह पे स्टोर में काम करते हैं वो। वेंडर्स, जो फल विक्रेता सब्जी विक्रेता हैं वो। लॉयर्स, वकील हैं। जर्नलिस्ट, पत्रकार हैं। तो इस ग्रुप में ये शामिल है, पहले इनका वैक्सीनेशन हो, ठीक है। यही बता रहा है इस पूरे आर्टिकल में कि भी किस आधार पर ग्रुप बनाए जाएं, किसका वैक्सीनेशन पहले हो। तो यहाँ पे इसमें शामिल होगा वो लोग जो बैंक्स में डिलीवरी एजेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ, स्टोर वर्कर्स, वेंडर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, इनका वैक्सीनेशन पहले हो। दिस की वर्ब है वो वुड इंक्लूड है। आगे देखिए, एज स्टेट्स बिगिन फ्री वैक्सीनेशंस फ्रॉम द 18+ एज ग्रुप। अब स्टेट्स ने यहाँ पे शुरू कर दिया है, हालांकि आना तो चाहिए था बिगिन, लेकिन ये इसलिए बता रहा है बिगिन कि भाई इसने एक पूरी लाइव एक डिपिक्ट कर रहा है चीज़ों को किस तरह से चल रहा है। तो स्टेट्स जो हैं अब उन्होंने शुरू कर दिया है फ्री वैक्सीनेशन, मुफ्त में टीकाकरण, किसके लिए, 18+ जिसकी एज है उस ग्रुप के लिए। इट विल बी प्रूडेंट, तो इस चीज़ के साथ ये एक वाइज होगी बात। प्रूडेंट का मतलब बताया था, वाइज होगा, जुडिशियस होगा ये स्टेप। टू ड्रॉप का मतलब बनाना, फ्रेम करना। अब प्रायोरिटी लिस्ट की प्राथमिकता की एक लिस्ट बनाई जाए, इवन इन द 18 to 44 एज कैटेगरी, कि इस कैटेगरी में भी 18 से 44 का जो आयु वर्ग है ना, उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाए।
अब ये कैसे, जैसा कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु ने किया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए मैंने कहा था शुरू में ही आपको कि लेखक ने इन 3 राज्यों के उदाहरण देकर थोड़ा समझाया है। ठीक है, फिर समझना, यहाँ पे स्टेट्स वर्ब है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। आसान सा आर्टिकल है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, अगर आप खुद से भी पहले पढ़ रहे हो तो समझ में आपको आ जाएगा आराम से। तो एज स्टेट्स बिगिन फ्री वैक्सीनेशन फॉर द 18+ एज ग्रुप, अब स्टेट्स ने चूंकि शुरू कर दिया है क्या चीज़, फ्री वैक्सीनेशन 18+ एज ग्रुप के लिए, तो ये यहाँ पे बुद्धिमत्तापूर्ण काम होगा कि वो ड्रॉप करे, ड्रॉप का मतलब फ्रेम करे, क्रिएट करे, मेक, कि वो बनाए, क्या बनाए, एक प्रायोरिटी लिस्ट, किस चीज़ में, इस ग्रुप में भी, इस कैटेगरी में भी, इवन का मतलब भी, जैसे कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु ने किया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल। वाइल केरला सीक्स टू प्रायोरिटाइज, सीक का मतलब चाहना या तलाश करना होता है। सीक के बारे में ध्यान रखें कि सीक की सेकेंड फॉर्म है वो सॉर्ट बनती है, और सीक की थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट बनती है। तो सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, ये इसकी फॉर्म्स हैं तीनों। तो यद्यपि केरला जो है वो चाहता है टू प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देना, दोज, उन लोगों को, विद कोमॉर्बिडिटीज, जिनको साथ में कोई बीमारी है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब, जिसको को का मतलब होता है साथ, जैसे को एजुकेशन होता है सह शिक्षा, वैसे है कोमॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी होता है मॉर्बिड से बनता है, अनहेल्दी होना, इलनेस, जिसमें साथ में कोई बीमारी अगर है तो उनको प्रायोरिटाइज करना चाहता है। डिसेबिलिटीज, जिनको कोई डिसएबिलिटीज है, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति को शारीरिक विकार है, उनको प्राथमिकता देना चाहता है। एंड 43 कैटेगरीज, और 43 ऐसी कैटेगरीज हैं ऑफ फील्ड स्टाफ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स का जो फील्ड स्टाफ है उनकी कैटेगरी यहां पे बनाना चाहता है। वेरियस के साथ में नाउन प्लूरल आएगा, वेरियस है वो डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन प्लूरल आता है। ठीक है, यहां तक की बात तो इसने केरला के बारे में की है। तो कह रहा है जहां, अब वाइल से एक क्लोज पूरा हो गया, तो जहां केरला चाह रहा है प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डिसेबिलिटीज हैं, और 43 कैटेगरी जिसने बनाई है, किसके लिए, फील्ड स्टाफ की। फील्ड स्टाफ कहाँ का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, वहीं कर्नाटका हैज इंक्लूडेड, कर्नाटका ने शामिल किया है कितनी कैटेगरीज को, 18 कैटेगरीज को लोगों की, इन इट्स प्रायोरिटी लिस्ट, किस में, अपनी प्राथमिकता वाली लिस्ट में। इट्स यहाँ पे कर्नाटका के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फॉर द 18+ एज ग्रुप, किसके लिए, 18+ के एज ग्रुप के लिए, और उसमें शामिल किसने किया है, किसको किया है, इंक्लूडिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है, याद रखना, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, रिगार्डिंग है, ये सब प्रेपोजिशन के रूप में आ सकते हैं बीच में। इनमें शामिल कौन कौन है, बैंक वर्कर्स हैं, बैंक में काम करने वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ, जंगली क्षेत्र, जो वन क्षेत्र हैं वहां काम करने वाले, एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो निर्माण कार्य करते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहां तक की बात तो बहुत आसान थी। केरला सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब सीक्स है, कर्नाटका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज इंक्लूडेड है, बाकी कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है, तमिलनाडु हैज डिटरमिन्ड अ ब्रॉड लिस्ट, डिटरमिन्ड का मतलब यहां तय कर लिया है, ठीक है, बना लिया है। तो तमिलनाडु की बात, फिर केरला की बात होगी, कर्नाटका की, अब तमिलनाडु की बात है। तो तमिलनाडु ने यहाँ पे तय किया है, अब ब्रॉड लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट बनाई है ऑफ कैटेगरीज की, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दैट डिसेबल्ड, डिसेबल्ड जो है वैसे तो होता है एडजेक्टिव, डिसेबल्ड जो है वैसे तो एडजेक्टिव है। असक्षम लोग, जो मतलब मान लो शारीरिक विकार किसी के है, उसको बोला गया है। लेकिन जब आप इससे पहले दै लगा देते हो, दैट डिसेबल्ड कर दिया, इसका मतलब डिसेबल्ड पीपल हो गया। ठीक है, तो दै प्लस एडजेक्टिव, जब भी आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखते हो किसी सेंटेंस में, तो मानकर चलना उसका मतलब है प्लूरल नाउन। अगर दै प्लस एडजेक्टिव हो तो यहाँ पे प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे दैट डिसेबल्ड का मतलब है डिसेबल्ड पर्सन्स। तो रिपीट कर रहा हूं, तमिलनाडु ने यह डिटरमिन की है, यहां तय किया है, एक ब्रॉड लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट बनाई है। ब्रॉड का मतलब बिग मान लो, ठीक है, या एक्सपेंसिव मान लो। ठीक है, काफी बड़ी लिस्ट बनाई है किसकी, कैटेगरीज की, जिसमें शामिल है डिसेबल्ड वेंडर्स, वेंडर्स विक्रेता होते हैं, ई कॉमर्स स्टाफ, ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इसमें जो स्टाफ काम करता है उसके लिए, फार्मेसी, दवा वगैरह का काम करता है वो, ग्रोसरी स्टोर स्टाफ, ये हो गया किराने की दुकान संबंधी स्टाफ, दोज इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, उन लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में है वो, एंड स्कूल एंड कॉलेज टीचर्स, जो स्कूल कॉलेज टीचर्स हैं उनके लिए, बिसाइड्स मीडिया पर्सन्स, किन के अलावा, मीडिया पर्सन्स के अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, ये भी प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में ध्यान रखना, बिसाइड जो शब्द होता है इसका मतलब होता है के नज़दीक, और बिसाइड्स जो शब्द होता है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। ये के नज़दीक है और ये के अतिरिक्त है। यहां तक की बात करें तो देखो क्या कहना चाहता है,
तमिलनाडु है उसने एक ब्रॉड लिस्ट तैयार की है, किसकी, कैटेगरीज की, जिसमें शामिल क्या हैं, डिसेबल्ड शामिल हैं, वेंडर्स शामिल हैं, ई कॉमर्स स्टाफ है, फार्मेसी और ग्रोसरी स्टोर स्टाफ है, और वो लोग शामिल हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हैं, टीचर्स हैं स्कूल कॉलेज के, किसके अलावा, मीडिया पर्सन्स के अलावा। ये तमिलनाडु वाली स्ट्रेटजी है। द सेंटर विच हैज अज्यूम्ड, देखो अज्यूम का मतलब मान लेना होता है, गैस करना होता है, एक्सेप्ट कर लेना होता है, लेकिन जब किसी रोल को आप अज्यूम करते हो इसका मतलब जिम्मेदारी लेते हो, तो यहां पे इसका जो सटीक मीनिंग होगा वो ये होगा, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वैसे इसका टेक कंट्रोल या टेकअप भी हो सकता है। तो केंद्र सरकार, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो सेंटर के लिए आ रहा है, केंद्र सरकार विच हैज अज्यूम्ड सूत्रधार रोल, सूत्रधार भी कोई भी चीज सूत्रधार है अगर आप हैं, इसका मतलब है आप उसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार जिसने की यहाँ पे सूत्रधार की भूमिका को यहाँ पे जिम्मेदारी ली है इन दिस एंटायर पेंडेमिक, इस पूरे पेंडेमिक के, एंटायर का टोटल या कंप्लीट को बोलते हैं, एडजेक्टिव है। मस्ट ड्रॉ अप, अब अगर यहां से यहां तक की बात को हटा दिया जाए तो सीधा जुड़ेगा सेंटर से, सेंटर की वर्ब मस्ट है। केंद्र सरकार को मस्ट एक ऐसा मॉडल है जो आपको बताएगा कि कोई चीज ऑब्लिगेशन है, किसी चीज का ऑब्लिगेशन है, जरूरी है, बाध्यता है, तो सेंटर को जरूर से जरूर ड्रॉ अप करनी चाहिए, फ्रेम करनी चाहिए अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरीज, किस चीज को, प्रायोरिटी कैटेगरीज की एक लिस्ट बनानी चाहिए, दैट ईच स्टेट कैन देन अडेप्ट, और वो लिस्ट, अब ये दैट आर कैटेगरीज के लिए, वो लिस्ट जो हर स्टेट जो है, प्रत्येक स्टेट जो है वो फिर अडेप्ट कर सके। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ढालना अपने आप को, टू इट्स लोकल रिक्वायरमेंट्स, किस हिसाब से, अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से ढाल सके। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, केंद्र सरकार को जरूर से जरूर ड्रॉ अप करनी चाहिए, मतलब बनानी चाहिए क्या चीज, एक लिस्ट, किसकी, प्रायोरिटी कैटेगरीज की, भी किसको प्राथमिकता आप दोगे उस कैटेगरीज लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट जो कि हर एक स्टेट जो है फिर क्या कर सकता है, उसको अडेप्ट कर सकता है, उसको ढाल सकता है, किसके अकॉर्डिंग, अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर, अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर। याद रखें कि अडेप्ट जो शब्द होता है इसका मतलब होता है अनुकूल होना, ढालना। एक होता है ADEPT, इसका मतलब होता है कुशल, स्किल्ड, और एक होता है ADOPT, इसका मतलब होता है गोद लेना, ग्रहण करना। आसानी से याद भी कर सकते हो, देखो इसको, इसमें ए दे रखा है, ए का मतलब अनुकूल, ऐसे याद रखना, ई दे रखा है, ई का मतलब एक्सपर्ट, और अडॉप्ट वैसे याद रख लेना, है ना। ADAPT, ए दे रखा है तो अनुकूल बनाना, अडेप्ट में टू लगता है, ध्यान रखना ये भी। अडेप्ट ADEPT है तो ई का मतलब एक्सपर्ट है, जो कुशल है, दक्ष है, और ADOPT का मतलब गोद लेना या ग्रहण करना होता है। वाइल लॉकडाउन्स इन फोर्स इन मोस्ट स्टेट्स, अब कह रहा है कि जहां लॉकडाउन्स इन फोर्स इन मोस्ट स्टेट, जो अधिकांश राज्यों में, मोस्ट का मतलब यहां अधिकांश है, जो अधिकांश राज्यों में इन फोर्स है मतलब लगे हुए हैं। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखो कि लॉकडाउन्स जो हैं वो कुछ अधिकांश राज्यों में लगे हुए हैं, विल शो, अब ये लॉकडाउन्स की वर्ब है वो विल शो है, ये लॉकडाउन्स जो हैं ये क्या करेंगे, विल शो डाउन द पेस ऑफ, स्लो डाउन है, स्लो डाउन द पेस ऑफ ट्रांसमिशन, ये क्या करेंगे, लॉकडाउन्स स्लो डाउन करेंगे, धीमा करेंगे, किसको, गति को, गति किसकी, ट्रांसमिशन की, ट्रांसमिशन मतलब प्रसारण की, फैलने की, एंड गिव हेल्थ केयर रिसोर्सेज अ मच नीडेड ब्रेक, और जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं, वो संसाधन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, इनको मच नीडेड ब्रेक, एक ब्रेक जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको वो देंगे। ठीक है, ब्रेक यहां पे है नाउन, नीडेड यहां पे है एडजेक्टिव, मच यहां पे है एडवर्ब। मच का प्रयोग याद रखना, वेरी और मच इन दोनों का एक प्रश्न एग्जाम में आता है। मच का प्रयोग आप करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, वहां तो लगाते हैं मच, और वेरी जो है वो लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, V0 के साथ जो ING है वहां पे लगाते हैं वेरी। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब कह रहे, जबकि एक तरफ लॉकडाउन्स जो कि अधिकांश राज्यों में इन फोर्स मतलब लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे, ट्रांसमिशन की गति को धीमा करेंगे, पेस का मतलब यहां पे गति से है। ठीक है, और हेल्थ केयर रिसोर्सेज जो हैं उनको जो ब्रेक बहुत ज़्यादा जरूरी है वो ब्रेक देंगे। वहीं द वे अहेड मतलब सॉल्यूशन, आगे का रास्ता, इज सर्टेनली वैक्सीनेशन, वो क्या है, वो निश्चित रूप से टीकाकरण ही है। ठीक है, आगे का रास्ता क्या है, टीकाकरण, एंड प्रायोरिटाइज्ड वैक्सीनेशन, और टीकाकरण भी कैसा, प्रायोरिटाइज्ड, मतलब प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करवाना, वही आगे का रास्ता है। ठीक है, तो यहां पे लॉकडाउन की वर्ब तो विल स्लो डाउन है, और द वे अहेड इसकी वर्ब है वो इज है। वंस वैक्सीन सप्लाई पिक्स अप, पिकअप का मतलब है उठना, राइज होना, बढ़ोतरी होना, तो एक बार जब वैक्सीन की सप्लाई बढ़ जाए, अ मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब है वाइड रेंजिंग, व्यापक, विस्तृत। ठीक है, तो एक ज्यादा विस्तृत
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, पहले आओ पहले पाओ, इसी को बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। इस आधार पर एज इन द प्राइवेट सेक्टर नाउ, जैसा कि वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर में तो हो भी रहा है, पहले आओ पहले पाओ, कैन बी अडॉप्टेड, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। पैसिव वॉइस है बी के साथ थर्ड फॉर्म, अडॉप्ट का मतलब ग्रहण करना, अपनाना, गोद लेना, बताया था मैंने पिछले स्लाइड में आपको। तो एक बार जब वैक्सीन की सप्लाई बढ़ जाए, पिकअप हो जाए, पिकअप का मतलब है ग्रोथ होना, तो वैक्सीन सप्लाई की वह पिक्स अप है, तो अधिक एक्सपेंसिव मतलब अधिक विस्तृत जो ये आधार पे मतलब ये जो आधार है पहले आओ पहले पाओ, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। और इसके बीच में बताया है कि ये जो है वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है ये चीज़, ठीक है। अंटिल देन, तब तक, कब तक, जब तक कि वैक्सीन सप्लाई बढ़ नहीं जाती है तब तक। अंटिल जो है वो नेगेटिव वर्ड होता है ना। अंटिल एक टाइम बताने के लिए वर्ड काम में लेते हैं, अंटिल का प्रयोग टाइम बताने के लिए करेंगे, नेगेटिव है, इसको फिर आप जब यूज करते हो तो नोट मत लगाना क्योंकि ये खुद नेगेटिव है। अंटिल देन, तब तक। इट इज द गवर्नमेंट्स बाउंडन ड्यूटी। बाउंडन ड्यूटी क्या होता है? बाउंडन ड्यूटी का मतलब होता है कि एक ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है, कंपल्सरी ड्यूटी है। इसका मतलब कंपल्सरी ड्यूटी, कंपल्सरी ड्यूटी, ठीक है, अनिवार्य ड्यूटी है ये। तो तब तक ये सरकार की अनिवार्य जिम्मेदारी बनती है टू इंश्योर, कि सुनिश्चित किया जाए। ये इंश्योर जो है ये सुनिश्चित करना होता है। एक INSURE होता है, ये बीमा करना होता है, और एक ASSURE होता है, ये आश्वस्त करना होता है, ठीक है। ये सुनिश्चित करना, ये बीमा करना, ये आश्वस्त करना। तो तब तक ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम सुनिश्चित करें क्या चीज? इक्विटेबल कवरेज। इक्विटेबल का मतलब जस्ट, फेयर, बिल्कुल सही तरीके से, बिना पक्षपात के, अनबायस्ड तरीके से कवरेज अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स। मतलब जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो मतलब कमजोर तबका है, जो स्वास्थ्य का मतलब जिसको चपेट में आ सकता बीमारी के, जो रिस्क में है ग्रुप्स लोगों के, उनका बिल्कुल सही तरीके से कवरेज हो। हु आर मोस्ट एट रिस्क, अब ये हुआ रहा उन लोगों के लिए, वो लोग जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं, वल्नरेबल स्थिति में हैं, एंड कैरी ए हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, और वो लोग जो कि बहुत ज्यादा यहां पे खतरा रखते हैं, ट्रांसमिशन का रिस्क है, मतलब उनको वो कैरी कर सकते हैं। हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन मतलब प्रसारण कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, फैला सकते हैं बीमारी को। बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर ऑफ पीपल दे इंटरेक्ट विद डेली। अब यहां समझाया है कि भाई क्यों फैला सकते हैं बीमारी को, क्योंकि बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ ए प्रेपोजिशन है, इसकी ऑब्जेक्ट शेयर यहां पे नंबर है। शेयर का मतलब एक्सट्रीम से है, लार्ज नंबर, एक्सट्रीम, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों के दे इंटरेक्ट विद डेली, दे इंटरेक्ट, वो संपर्क में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, डेली, प्रतिदिन। यहां तक फिर समझना। तो तब तक, कब तक? जब तक कि वैक्सीन सप्लाई जो है पिकअप ना कर जाए, तब तक ये गवर्नमेंट की एक कंपल्सरी ड्यूटी बनती है कि वो सुनिश्चित करें कि बिल्कुल सही तरीके से, समान तरीके से कवर किया जाए वल्नरेबल ग्रुप्स को, लोगों के, वो लोग जो कि सबसे अधिक रिस्क में हैं और बहुत बड़ी रिस्क वो कैरी करते हैं ट्रांसमिशन की, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के प्रतिदिन संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो दे की वर्ब यहाँ पे इंटरेक्ट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध इससे है, इसकी वर्ब आर है, इट की वर्ब है वो इज है, ठीक है। शेयर का मतलब एक्सट्रीम या ए लार्ज नंबर, वैसे शेयर का मतलब ओनली भी होता है, लेकिन अलग अलग वर्ड का मतलब अलग अलग देखना पड़ता है आपको। ये आपका एडिटोरियल हुआ। रिवीजन की बात करें, सेसेशन, इसका मतलब होता है टर्मिनेशन। सेसेशन का मतलब समाप्ति या अंत, ये कल के सेकेंड एडिटोरियल में था। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कह सकते हो, सस्पेंशन कह सकते हो, एंड कह सकते हो, सस्पेंशन, एंड, समाप्ति या अंत को बोलते हैं। रोड मैप का मतलब होता है भाई स्ट्रेटजी, रोड मैप का स्ट्रेटजी या प्लानिंग, कोई भी रणनीति है, व्यू रचना है, उसको रोड मैप बोलते हैं, ठीक है। स्टैंड ऑफ का मतलब, ये तो आपने गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था इंडिया चाइना के सैनिकों के बीच, उस समय भी देखा था, और अभी जो ट्विटर और गवर्नमेंट का चल रहा है स्टैंड ऑफ, उसके विषय में भी बात की थी। तो स्टैंड ऑफ का मतलब होता है इम्पास, या फिर आप इसे कह सकते हो स्टेलमेट, ठीक है, या डेडलॉक, गतिरोध। फिर दे रखा प्लेथोरा, प्लेथोरा कल ही देखा था हमने, प्लेथोरा का मतलब बहुतायत, नाउन होता है। अबेंडेंस कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो सरफीट, आवश्यकता से अधिक, या सरप्लस कह सकते हो। और बैफलिंग, बैफलिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, भ्रमित करने वाला, कंफ्यूजिंग कह दीजिए। या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, बैफल का मतलब जो आपको चौंका दे, परप्लेक्सिंग कह सकते हो,
परप्लेक्सिंग, ठीक है, आपको हतप्रभ कर दे, वो है बैफलिंग। तो ये आपका रिवीजन। और अब फाइनेंशियल आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आज 2 ही स्लाइड हो चाहे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, डीमेरिट गुड्स, पहले तो ये समझो डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं। डीमेरिट गुड्स तो सामान होता है। डीमेरिट गुड्स का मतलब वो सामान जो सोशली अनडिजायरेबल है, समाज के अंदर जिसके कंजम्पशन की अनुमति नहीं मिलती है। सब लोग लगता है कि अगर इसका उपभोग कर रहा है तो जैसे शराब है या फिर टोबैको है या सिगरेट है, तो ये सभी सोशली अनडिजायरेबल गुड्स हैं, ठीक है। और दूसरा, जिसका हेल्थ पर प्रभाव गलत पड़ता है, वो सारे जो सामान आते हैं वो डीमेरिट गुड्स में आते हैं, ठीक है। तो गुटखा, पान मसाला, ये सब डीमेरिट गुड्स हैं, क्योंकि एक तो सामाजिक रूप से इनकी अनुमति नहीं होती है, दूसरी बात स्वास्थ्य पर भी गलत असर डालते हैं, इसलिए इसको डीमेरिट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो डीमेरिट गुड्स जो हैं आर सेट टू मतलब तैयार हैं, रेडी हैं, अट्रैक्ट की आकर्षित करेंगे, इवन हायर रेट्स की और भी ज्यादा दर इस पर लगेगी अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किसके तहत? जीएसटी के तहत। कहने का मतलब जितना टैक्स अब तक लगता आया है इन पर, उससे भी ज्यादा इन पर टैक्स लगेगा। सीधी सिंपल बात ये है। इसकी वर्ब है वो आर है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर्स का ग्रुप लेड बाई, जिसका नेतृत्व किसने किया? ओडिशा फाइनेंस मिनिस्टर निरंजन पुजारी। ओडिशा के वित्त मंत्री हैं निरंजन पुजारी, उनके नेतृत्व में। लेड बाई जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो पहले वाला होगा, तो ग्रुप सब्जेक्ट है। इस ग्रुप की वर्ब है वो विल एग्जामिन है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ पे जांच करेगा, एग्जामिन करेगा क्या? द फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी नाउन है क्योंकि द के बाद डिटरमिनर के बाद है। फिजिबिलिटी का मतलब व्यवहार्यता, कि ये चीज व्यवहारिक है कि नहीं, ये रीजनेबल है कि नहीं, प्रैक्टिकेबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो वाइबिलिटी, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी। ये यहां पे एग्जामिन करेंगे किस चीज को, कि भी व्यवहार्यता है क्या, किस चीज की? लेविंग जीएसटी। लेविंग का मतलब, लेवी का मतलब टैक्स लगाना, जीएसटी लगाने की किस पर? प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट्स कौन से? सच एज, उदाहरण करने के सच एज का जैसे पान मसाला है, गुटखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। अब ये क्या होता है? इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रेदर देन प्रोडक्शन। रेदर देन का मतलब के बजाय, इस आधार पर नहीं कि प्रोडक्शन के आधार पर, कि भी कोई कंपनी है जो पान मसाला बनाती है, उसका प्रोडक्शन जो है उसके आधार पर नहीं, बल्कि आप कितनी क्षमता आपका प्रोडक्शन कर सकते हो, कितना प्रोडक्शन, आपकी मशीन कितनी है, कितना बड़ा आपका वो जो एक उपक्रम आपने लगा रखा है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी है, उसके आधार पर आप पर टैक्स लगेगा। क्या ये व्यवहारिक है कि नहीं, ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एग्जामिन करेगा। लेट मी रिपीट, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एक ग्रुप जो मंत्रियों का, जिसका नेतृत्व कौन करेगा? ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी। ये एग्जामिन करेगा कि क्या व्यवहार्यता है जीएसटी को लगाने की। लेवी का मतलब टैक्स लगाना है, ठीक है। किस पर? प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट्स कैसे? जैसे कि पान मसाला है, गुटखा है, किस आधार पर? टैक्स तो खैर लगा हुआ था ही, लेकिन अब सरकार सोच रही है कि ऐसे टैक्स लगाएं कि जैसे कोई भी पान मसाला, गुटखा ये सब बना रहे हैं, वो कितनी कैपेसिटी तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, उस आधार पर टैक्स लगे। किसकी बजाय? इसकी बजाय कि आप प्रोडक्शन पर टैक्स लगाएं। प्रोडक्शन की बात नहीं है कि आपने इतना उत्पादन ही किया था, वरना तो हम छुपा भी लेते हैं कि हमारा तो उत्पादन इतना, इस पर टैक्स लगाओ। आपने किया तो है, मान लीजिए 100 चीज़ें बनाई है, लेकिन आप दिखा रहे हो केवल 20, लेकिन आपकी क्षमता है 1000 बनाने की, तो 1000 पर टैक्स लगेगा। ये यहाँ पे सरकार सोच रही है। तो ये तय किया जाएगा इस मीटिंग में, ये सोचेंगे, ये एग्जामिन करेंगे कि ये व्यवहारिक है कि नहीं हमारा स्टेप। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प। ये जो मूव है, ये जो कदम है, कौन सा? पहले वाला, जो इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर टैक्स लगाने की बात है ना, ये मूव जो है ये एक्सपेक्ट है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है टू हेल्प, कि ये हेल्प करेगा किस चीज में? चेक मैसिव टैक्स इवेजन। चेक का मतलब यहां पे कंट्रोल करना है, चेक का मतलब यहां पे कंट्रोल करना है, ठीक है। हेल्प के ठीक बाद में जब V0 लगाते हैं, या 2+V0 भी लगा सकते हैं, हेल्प के ठीक बाद जब वर्ब आएगी तो इन्फिनिटिव बेनिफिट दोनों आएंगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको V0 मिलेगा, तो V0 ध्यान रखें, ठीक है। तो जो मूव है उसको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस मूव से, इस कदम से क्या होगा? मैसिव का मतलब ह्यूज, टैक्स पता ही है, और इवेजन का मतलब जो बचते रहते हैं ना टैक्स से, टैक्स इवेजन, इवेड से बनता है इवेजन, कि टैक्स की चोरी जो हो जाती है बहुत बड़े स्तर पर, उसको रोकने में मदद मिलेगी इससे। इन दीज सेक्टर्स, इन सेक्टर्स में, सेक्टर्स कौन से हैं? वो डीमेरिट गुड्स वाले सेक्टर हैं, ठीक है। दीज यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे नाउन दे रखा है, अगर आगे नाउन नहीं होता तो मैं इसको पढ़ता डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये जो मूव है, इससे ऐसी आशा की जाती है पैसिव वॉइस है कि इससे क्या होगा? बहुत बड़े स्तर पर जो टैक्स चोरी होती है इन सेक्टर्स में, उसको रोका जा सकेगा, ठीक है। करंटली, वर्तमान में। असोर्टेड
टोबैको आइटम्स। असॉर्टेड मतलब मिक्स्ड, असॉर्टेड का मतलब मिक्स्ड, वेरीड मतलब मिश्रित। वर्तमान में जो मिश्रित टोबैको आइटम्स हैं, पान मसाला है, एरेटेड वाटर मतलब सोडा वाटर, ऐसा पानी जिसके अंदर एयर को जोड़ दिया जाए तो वो है एरेटेड वाटर, सोडा वाटर कह सकते हो। वर्तमान में मिश्रित जो टोबैको आइटम्स हैं, पान मसाला है, सोडा वाटर है, वो उन प्रोडक्ट्स में आते हैं दैट अट्रैक्ट, दैट यहाँ पे इसके लिए है, जो अट्रैक्ट करते हैं हाईएस्ट जीएसटी रेट ऑफ 28%, जिसमें सबसे अधिक जीएसटी रेट लगता है 28%। एंड ऑल्सो कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस, सेस और टैक्स में अंतर क्या है देखो। सेस का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, किसी विशेष पर्पज के लिए आप टैक्स लगा दो, आप कह दो एजुकेशन सेस लगेगा, यहां कह रहे हैं कंपनसेशन सेस लगेगा। कंपनसेशन सेस का मतलब भी जब जीएसटी लागू किया गया था ना, जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था तो केंद्र सरकार ने स्टेट से कहा था कि आपका घाटा होगा, क्योंकि पहले तो आप अपने हिसाब से भी टैक्स वसूल रहे थे, लेकिन अब जीएसटी के तहत ये सारे टैक्स वसूले जाएंगे, तो जो घाटा होगा हम पूरा करेंगे। उस नाम से ये टैक्स वसूल रहे हैं कंपनसेशन सेस, जो आपको मुआवजा देंगे, भरपाई करेंगे आपके नुकसान की, वो कंपनसेशन सेस है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, वर्तमान में जो मिश्रित टोबैको आइटम्स हैं, पान मसाला है, सोडा वाटर है, वो उन प्रोडक्ट्स में आते हैं जो सबसे ज़्यादा इन पर जीएसटी लगता है 28% का, और यहाँ कंपनसेशन सेस भी लगता है। ठीक है, द रेट ऑफ सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। अब कह रहा है जो रेट ऑफ सेस है, जो दर है सेस की, जो ये एक विशेष पर्पज के टैक्स लगते हैं उसको सेस बोलते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स पर वो कितनी है, 4170 प्रति 1000 स्टिक्स पर, प्रति 1000 आइटम्स पर इतना टैक्स यहाँ पे वसूला जाता है। या फिर इसको परसेंटेज में निकालें तो 290% एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेटली, अनुपातिक रूप से, कि जिस चीज़ की जितनी वैल्यू है ना उसके हिसाब से। एक तो फिक्स्ड लगे, है ना, जैसे मान लो कि 28% ही लगेगा, ठीक है, तो 100 रुपये है तो वो रुपए बन जाएंगे 128, 200 रुपये हैं तो बन जाएंगे 256। ठीक है, 28% एक फिक्स्ड रेट है। एक ये हो कि वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू ज्यादा टैक्स ज्यादा, वैल्यू कम टैक्स कम, तो ये है प्रोपोर्शनेटली, इसे कहते हैं एड वैलोरम, याद रखना। तो ये कह रहा है कि रेट ऑफ सेस जो है टोबैको प्रोडक्ट्स पर वो 1000 स्टिक्स पर कितनी लगती है, इतनी, या फिर कहें कि अनुपातिक रूप से 290% लगती है। जबकि दैट ऑन, दैट यहां पे इस सेस के लिए देगा, जबकि जो सेस है पान मसाला पर वो कितनी लगती है, ये तो है टोबैको प्रोडक्ट्स पर, और पान मसाला पे कितनी है, 135% एड वैलोरम है। ये भी वैल्यू के अनुसार ही है। ठीक है, पान मसाला की वैल्यू के आधार पर। तो एड वैलोरम क्या होता है, इंपोज्ड एट ए रेट परसेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये लगता है, इंपोज किया जाता है रेट परसेंट ऑफ वैल्यू पर। ठीक है, वैल्यू के आधार पर उसका परसेंटेज निकाला जाता है, उसका टैक्स लगता है, फिक्स रेट नहीं लगती है। अनुपातिक को बोलते हैं। अगर एड वैलोरम का सिनोनिम आपके एग्जाम में आ जाए, इसका मतलब प्रोपोर्शनेटली होगा। ठीक है भाई, तो ये था आज का एडिटोरियल। आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे